हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि किस तरह एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस एज वेल एज एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और उस स्पिन करने से किस तरह उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, इसको समझने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल तरीका याद रखा था। हमने एक राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया था। बेसिकली राइट हैंड थंब रूल हमने अब तक जो पढ़ा था वो एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए पढ़ा था, बट यहाँ हमने एक लूप के लिए पढ़ा, तो सर जस्ट स्लाइट मॉडिफिकेशन हमने उसमें किया ना। हमने जो अब तक पढ़ा वो ये था कि किस तरीके से आप एक न्यूक्लियस के अंदर जब वो स्पिन होता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करवाते हो। जहां वो स्पिन होगा थंब आपका जो होगा वो नॉर्थ पोल बताएगा और ये यहाँ पे बैक साइड में साउथ पोल होगा। अब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसको भी हमने एक एक्सप्रेस किया था। हमने क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ऑलरेडी एक इक्वेशन डिराइव किया है। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट इक्वेशन, दैट हाउ वी गॉट दैट इक्वेशन। राइट नाउ आई एम डायरेक्टली यूजिंग दैट इक्वेशन एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ आई इंटू आई प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, जहां पे आई वॉज स्पिन क्वांटम नंबर। हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा और इस फॉर्मूले में आई की जगह सिर्फ एस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के केस में एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम, एम लिखता हूं उसको, विल बी इक्वल टू एस ऑफ एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई रूट से बाहर होता है, याद रखना इसको ना। इसके अंदर हमने फिर देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नाम की एक चीज होती है। मुझे उम्मीद है आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने आपको डीजेनरेसी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है आप ये समझना चाहते हो, जिसकी मे भी हमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो आप प्लीज सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपको डीजेनरेसी के बारे में बताएगा और आपको ये समझाएगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। कहीं ना कहीं हम जीमन इफेक्ट में भी इसको पढ़ने वाले, जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तब, तो प्लीज इस वीडियो को देख के रखिएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमको ये आइडिया देता है कि अगर मेरा न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है तो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ऑब्वियसली या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, बट क्लॉकवाइज भी कहां, ऊपर है, नीचे है, आजू में है, बाजू में है, साइड में है, कहां है, किस डायरेक्शन में कर रहा है। देन व्हाट वी हैव गॉट इज कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का कुछ तो स्पिन क्वांटम नंबर है, आई हैव गॉट सम स्पिन क्वांटम नंबर, तो वो न्यूक्लियस कितने पॉसिबल डायरेक्शंस में स्पिन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास ये मार्कर है और अगर ये मार्कर स्पिन कर रहा है तो जब मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, देखो नॉर्मली जो न्यूक्लियस होगा वो कहीं पर भी स्पिन कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, हम कहते हैं कि वो डीजेनरेटेड होता है। ये डीजेनरेसी के बारे में और जनरेसी के बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, बट एक रफ आइडिया ले लेता हूं कि अगर मेरा न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है बट जैसे ही मैं बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाऊंगा ये न्यूक्लियस का पोजीशन बदल जाएगा। या तो अभी ऐसे स्पिन करने लगेगा, या तो ये ऐसे स्पिन करने लगेगा, या तो वो नीचे की तरफ स्पिन करने लगेगा। किस डायरेक्शन में या कितने डायरेक्शंस में वो अपना स्पिन करेगा या कितने डायरेक्शंस में वो अपने आप को ओरिएंट करेगा, उसको कहा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। या हम उसको एक सिंपल वे में कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। वो आप कैसे निकालोगे, उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, दैट इज 2 इंटू आई प्लस 1। ये फॉर्मूला आप हर जगह पढ़ने वाले हो। आप जब भी किसी भी चीज का मल्टीप्लिसिटी निकालते हो तो 2 इंटू दैट क्वांटम नंबर, अगर वो स्पिन का है तो स्पिन क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम का है तो एंगुलर मोमेंटम का स्पिन क्वांटम नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, तो 2 इंटू दैट प्लस 1। तो वो आई की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिसिटी कैसे लिखोगे, तो उसका मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 2 इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर है और यहाँ पे न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर है ना। सपोज मेरा एक न्यूक्लियस है, जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर है लेट अस से हाफ। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता है हाफ ना। अगर वो हाफ है तो वो कितने पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकता है, तो वो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकता है। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा। आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी हो सकती हैं, तो पॉसिबल ओरिएंटेशंस को हम mi से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट कैन बी आइदर प्लस हाफ और इट कैन बी आइदर माइनस हाफ। सिमिलरली अगर मेरे पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, अगर उसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1 तो इट विल बी 2 into 1 plus 1 that again comes out to be 3. तो 2 into 1 2 plus 1 3. अब 3 है तो how many possible orientations? It can be plus 1 0 minus 1. सर मैं इनके डिटेल्स में अभी भी नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी आई गॉट अ सेपरेट वीडियो फॉर देम।
मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से. इफ नीड अराइजेस या आप ऑडियंस डिमांड करेगी तो आई मे बी मेकिंग मोर वीडियोस एक्सप्लेनिंग ओनली अबाउट दिस आई एंड ओनली अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड स्टफ विद दैट. नाउ ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा और यह हमने प्रीवियस वीडियोस से ये कंक्लूजन निकाला. नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि रेजोनेंस क्या है. अभी न्यूक्लियर पता चल गया, हाँ भाई मैग्नेटिक पता चल गया, न्यूक्लियस है, मैग्नेट है, बट रेजोनेंस क्या है. तो ध्यान से सुनिएगा कि सपोज करो लेट्स हैव अ न्यूक्लियस विद आई का वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू हाफ. अगर उसका I का वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू हाफ है, मैं इस एग्जांपल को लेके चलने की कोशिश करूंगा, तो मुझे बताओ उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा. तो उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 2 times I plus 1, that is 2 into half plus 1, that comes out to be, ये कैंसिल हो जाएगा 2. इसका मतलब उसका mi का वैल्यू कितना हो सकता है. सर उसका mi का वैल्यू आइदर इट विल बी प्लस हाफ और आइदर इट विल बी माइनस हाफ. इसका मतलब वो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज कर सकता है, तब जब उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया होगा. अब इसको समझते हैं और प्लीज ध्यान से सुनिएगा. सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस है, कुछ इस तरीके से एक एटम है जिसमें मेरे पास एक अच्छा खासा बड़ा सा न्यूक्लियस है इस तरीके से. अब ये न्यूक्लियस जो है वो स्पिन कर रहा है. लेट मी से कि वो न्यूक्लियस लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, इट्स स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज. अब वो कहाँ स्पिन कर रहा है मुझे नहीं मालूम, बिकॉज अब तक मैंने कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है. वो क्लॉकवाइज स्पिन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, पर वो ऐसे स्पिन कर सकता है, वो ऐसे स्पिन कर सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है. यानी जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वो डीजेनरेटेड होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करेगा. बट सपोज अगर मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, लेट अस से यहां मैं एक नॉर्थ पोल लेके आता हूं एंड लेट अस से मैं यहां पर एक साउथ पोल लेके आता हूं, और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन विच आर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ. ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पावर कितना है, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, भाई मतलब कितनी ताकत का लगाया है. हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं H0 के साथ, और इसका यूनिट होना चाहिए गॉस में. हमारे पास अलग अलग यूनिट है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे गॉस के साथ, दैट इज H0. लेट मी राइट दिस इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ओके, नाउ सपोज ये न्यूक्लियस था, जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, बाय नेचर ये एक रूल है, नेचर का ये कानून है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में हूं, इफ आई एम सपोज आई एम अ मैग्नेट, और आपने अगर मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, आई विल ओरिएंट माई सेल्फ, आई विल अलाइन माई सेल्फ विद दैट मैग्नेटिक फील्ड. इसको समझते हैं बहुत अच्छे से. सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट आपने कुछ इस तरीके से रखी हुई है. यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है, और ये बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो है वो नॉर्थ से निकल रही है और वो साउथ की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके से, मूविंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड्स साउथ. ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन. सपोज आपने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाके लगा दिया, जहाँ पे यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है. एक और एक्सटर्नल मैग्नेट लाके लगा दिया जिसका यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, यानी नॉर्थ एंड साउथ आपने आमने सामने लाके रख दिया. क्या होगा सर, नेचर का रूल ये कहता है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर एंड साउथ विल रिपेल ईच अदर, बट साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ. थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट, आप जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेट को लाओगे, ये मैग्नेट अपने आप को ओरिएंट कर लेगा और वो अपने आप को, मैं यही ड्रॉ कर देता हूं, वो अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा. और ये डायरेक्शन में अलाइन करते ही उसका नॉर्थ सामने वाले के साउथ के सामने होगा और इसका साउथ इसके नॉर्थ के सामने होगा. यानी उस मैग्नेट ने क्या किया सर, उस मैग्नेट को अगर आप फ्री छोड़ दो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो वो मैग्नेट अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करेगा, जिससे उसका एनर्जी कम हो जाएगा. ना सिंस उस मैग्नेट ने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लिया है, आप अगर देखो तो नॉर्थ साउथ अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से उस मैग्नेट का अब एनर्जी क्या हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा. ना यू मस्ट बी आस्किंग व्हाई पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा. सर सिंपल फंडा है, whenever there is attraction potential energy decreases, whenever there is a repulsion potential energy increases. Suppose
आप इसी मैग्नेट को पकड़ो जो मैग्नेट अलाइन हो गई है, और उस मैग्नेट को पकड़ के उल्टा लाने की कोशिश करो, यानी नॉर्थ को नॉर्थ के सामने लाओ और साउथ को साउथ के सामने लाओ। आपको अपने हाथ में एक पावर फील होगा, आपको एक अपने हाथ में एक एनर्जी फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने जबरदस्ती उसको होल्ड करके रखा है। आप फिर से छोड़ दो, वो फिर से ट्विस्ट होकर अपने आप को अलाइन कर लेगा। सर ये एक्सपेरिमेंट हमने लोअर क्लासेस में देखा था कि अर्थ के साथ आप अगर एक मैग्नेटिक निडल लेते हो और आप अगर आप उसको सस्पेंड कर देते हो, आफ्टर सम टाइम उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपने नॉर्थ की तरफ आ जाता है और मैग्नेट का साउथ पोल साउथ की तरफ आ जाता है। दैट वाज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आपको यही सिखा रहा था, जो करंटली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सेम सिचुएशन हमारे यहां अराइज होती है। जैसे ही आप अपने न्यूक्लियस के आसपास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाते हो, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब ये न्यूक्लियस कहीं पर भी कैसे भी कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करेगा, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। बट एज सून एज यू ब्रिंग एक्सटर्नल मैग्नेट, नाउ ये न्यूक्लियस कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। अब ये न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाने के बाद सिर्फ दो ही डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर सकता है, और ये मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया कि वो सिर्फ दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस में अरेंज करेगा, जिसमें से एक डायरेक्शन वो होगा जहां उसका एनर्जी कम होगा और एक डायरेक्शन वो होगा जहां उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ना लो वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, ये न्यूक्लियस अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेगा जहां पे वो ऐसे स्पिन करेगा, यानी इस डायरेक्शन में। जब वो ऐसे स्पिन करने लगेगा तो यहां पर उसका कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ, और यहां कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ। नॉर्थ अट्रैक्टिंग साउथ, साउथ अट्रैक्टिंग नॉर्थ। मेरा न्यूक्लियस अब मेरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही करते हो, आप अपने टेस्ट ट्यूब में एक सैंपल को लेके आते हो। इमेजिन करो यू हैव गॉट अ टेस्ट ट्यूब, आप उसमें सैंपल लेके आते हो, दो पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में उस सैंपल को रख देते हो। आप जैसे ही उस सैंपल को मैग्नेट के बीच में रखते हो, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ सारे के सारे न्यूक्लियस अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। नाउ सिंस दिस न्यूक्लियस विल अलाइन देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनका एनर्जी कम हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता हूं। आई एम रबिंग दिस आउट फ्रॉम योर, ओके। मतलब अगर फ्री न्यूक्लियस का एनर्जी इतना था, दिस वाज सम न्यूक्लियस का एनर्जी, मैं वाई डायरेक्शन में प्लॉट करने वाला हूं एनर्जी को, बिकॉज हम लोग एनर्जी हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताते हैं। सो इफ दिस इज द ओरिजिन, यानी जब वो एक्सटर्नल मैग्नेट नहीं था उस समय मेरे न्यूक्लियस का जो भी एनर्जी था वो मैं यहां ड्रॉ करता हूं। सिंस अब आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया है, नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो सिंस अब उसका एनर्जी कम हो जाएगा, मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि उसका एनर्जी कम हो गया। ये एनर्जी तब कम होगा व्हेन it is aligned with H नॉट लिख रहा हूं मैं, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इट्स अलाइंड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम एक काम करते हैं, सिंस हमने देखा कि ये न्यूक्लियस के दो ही ओरिएंटेशन है, सिंस उसका I का वैल्यू इज हाफ, तो वो दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन में है, या तो वो मैग्नेट के साथ अलाइन होगा या तो वो मैग्नेट के अगेंस्ट हो जाएगा, बीच वाला कोई भी इसके लिए अलाउड नहीं है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं, सिंस ये इस तरीके से अलाइंड है, इसकी कुछ तो एनर्जी हो जाएगी और वो एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अब एक काम करो, आप ऊपर से इसके अंदर रेडिएशंस देना स्टार्ट कर दो, यू पुट अप रेडिएशंस। नाउ आप जैसे ही यहां पे रेडिएशंस देना स्टार्ट करोगे और यहां पर एक डिटेक्टर ला के रख दो, ये आपका डिटेक्टर है, जो डिटेक्टर इस रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, यानी वो आपको बताएगा कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हो रहा है, ट्रांसमिटेंस, यानी रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं। अब जैसे ही आप रेडिएशन मारना यहां पे स्टार्ट करोगे, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपका न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंड है, आप उसको ताकत दे रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। जब उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी एनर्जी के साथ वो मैग्नेट के अगेंस्ट जा सकता है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब आपने एनर्जी देना स्टार्ट किया, मान लो इसको नॉर्थ साउथ से अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, यानी अगर न्यूक्लियस को अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करना है, ये इस तरीके से ऐसे ओरिएंट करना है जिससे उसका नॉर्थ यहां आ जाए और साउथ, यानी साउथ के सामने साउथ आ जाए, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए, दिस विल बी अगेंस्ट, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। सिंस ये उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। अब मेरा सिंपल सा फंडा है,
सपोज करो मेरे सामने एक आतंकवादी खड़ा है, तो मैं आतंकवादी से छुपने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं आतंकवादी के सामने खड़े होकर उसको फेस करूं, तो यू विल हैव टू सप्लाई मी एनर्जी, आपको मुझे आर्म सप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मेरा न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में चला गया, बिकॉज उसको लड़ना नहीं है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कम करना। नाउ आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियस को अगेंस्ट लेके जाओ, जब आप उस न्यूक्लियस को अगेंस्ट लेके जाओगे तो यू विल हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। Now, unfortunately, the amount of energy that is required by a nucleus or most of the nucleus, ज़्यादातर न्यूक्लियस को जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट चले जाएं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में पड़ता है। यानी आपको सिर्फ रेडियो वेव्स देने का ज़रूरत है, आपको गामा रे या एक्सरे देने का ज़रूरत नहीं है। गामा रे एक्सरे बहुत हो गया, आप उनको सिर्फ रेडियो वेव्स दे दो, उतनी एनर्जी से वो एब्जॉर्ब करके उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। लेकिन कौन सी रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेंगे, कितने फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिपेंड करेगा। यानी जरूरी नहीं है कि मेरा ये, मान लो सपोज करो इस न्यूक्लियस को एक अपोजिट जाने के लिए लेट अस से 200 जूल्स का जरूरत है, ठीक है, मैं न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसको 200 जूल का जरूरत है, आपने रेडिएशन देना स्टार्ट किया 0 जूल 1 2 3 100 जूल्स, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा का सारा रेडिएशन डिटेक्टर पे आएगा, डिटेक्टर आपको दिखाएगा 100% ट्रांसमिटेंस, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया है। पर आप जब उसको उतना एनर्जी दे दोगे, जब आपके रेडिएशन का एनर्जी उतना होगा जितने का इसको जरूरत है अपोजिट जाने के लिए, तब मैं कहूंगा रेजोनेंस का कंडीशन आ गया। ना याद है मैंने कहा था आपको पहले कि रेजोनेंस का मतलब होता है मैच होना, या एक सिंपल भाषा में कहूं तो मैच होना होता है। तो यहां पर उसका एनर्जी उतना मैच हो गया जितना उसको चाहिए, तो वो फ्लिप करके उसके अगेंस्ट जाएगा। यानी मेरा न्यूक्लियस जब फ्लिप करके उसके अगेंस्ट जाएगा तो मुझे वो हाई एनर्जी पे जाएगा, और हाई एनर्जी पे जाके वहां हो जाएगा। सो दिस विल बी अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बहुत सारी बुक्स में अप एरो दिखाया हुआ, तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि अगर यहां पर ये विद द फील्ड था, विद द फील्ड, तो यहां पर ये अपोजिट टू द फील्ड होगा। अगर यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस विद द फील्ड था, तो अब यहां पे मेरा विद अगेंस्ट द फील्ड हो जाएगा। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि मैंने यहां क्या किया, सर बस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना ही है ना। ये जो मैंने आपको समझाया बहुत क्रूड वे में समझाया है, लाइक व्हाट बेसिकली इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट जब आप डिटेल्स में जाना स्टार्ट करते हो तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे ये फ्लिपिंग, ये न्यूक्लियस मैग्नेट के साथ अलाइन करना, ये एंटी जाना, ये हर न्यूक्लियस नहीं करता। देयर आर वेरी फ्यू स्पेसिफिक न्यूक्लियस जो ये काम करेंगे, हर न्यूक्लियस नहीं करता। इसीलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते समय आप हर न्यूक्लियस का एनएमआर नहीं निकाल सकते। देयर आर वेरी फ्यू सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो ये एनएमआर दिखाएंगे, या ऐसे बहुत कम न्यूक्लियस हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद अलाइन होंगे, फिर एनर्जी दोगे तो वो अपोजिट चले जाएंगे और मुझे यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मुझे सिग्नल कैसे मिलेगा। सर बड़ा आसान है, एक काम करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एनर्जी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, हम धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे एंड विल वेट कि कब वो एब्जॉर्ब करता है। जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा का सारा रेडिएशन आएगा और डिटेक्टर पे टकरा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, क्वांटम वर्ल्ड का रूल है कि मैं तभी एब्जॉर्ब करूंगा जब मुझे उतना मिलेगा जितने की मुझे जरूरत है। क्वांटम वर्ल्ड में सब एटॉमिक पार्टिकल्स लालची नहीं होते। अगर उसको 200 की जूल की जरूरत है तो अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यार मैंने तो 100 जूल दिया और 100 जूल उसने एब्जॉर्ब कर लिया। वो तभी एब्जॉर्ब करेगा जब देने वाली रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है वो 200 जूल की होगी। एंड इसी चीज को कहा जाता है क्वांटाइज, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी क्वांटम वर्ल्ड में सारी चीजें क्वांटाइज होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो आप धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाना स्टार्ट करो। आप जैसे जैसे धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाओगे, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी 100% ट्रांसमिटेंस होते जाएगा। पर जैसे ही वो 200 जूल पे आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको ट्रांसमिटेंस नहीं मिलेगा। तो आप जैसे जैसे एनर्जी को बढ़ाओगे आपको ट्रांसमिटेंस दिखते जाएगा, पर जिस टाइम पे एब्जॉर्प्शन होके वो फ्लिप कर देगा आपको वहां पर एक शार्प डिप मिलेगा, जो शार्प डिप आपको ये बताएगा कि देखो भैया यहां पर एब्जॉर्प्शन हो गया है। और उसके बाद फिर से और रेडिएशन बढ़ाओगे तो फिर से वो ट्रांसमिट करता जाएगा।
Now this is how you get the spectra. So इसका मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मुझे उम्मीद है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया कि हम बेसिकली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं। सर हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस को लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाने के बाद वो जब अपने आप को अलाइन कर देता है तो हम उसको रेडिएशन का एनर्जी देते हैं। जब हम उसको एनर्जी देते हैं उतनी एनर्जी देते हैं कि वो फ्लिप होकर उसके अगेंस्ट चला जाए। जब वो फ्लिप होकर उसके अगेंस्ट जाएगा मुझे सिग्नल मिलेगा एब्जॉर्प्शन का, और मैं कहूंगा मेरा NMR हो गया। बट कितने कब ओरिएंट होगा? क्या हर न्यूक्लियस ओरिएंट होगा? नहीं। अच्छा ओरिएंट हो गया तो क्या सारे के सारे न्यूक्लियस जो अलग अलग टाइप के हैं क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। वो डिपेंड करता है कि अगर मैं भी हाइड्रोजन हूं और मेरे बाजू वाला भी हाइड्रोजन है, पर मेरे बाजू में क्लोरीन खड़ा है और उसके बाजू में NO2 खड़ा है, तो वो अलग नंबर अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, मैं अलग पे। इवन दो हम दोनों हाइड्रोजन हैं पर हमारा एब्जॉर्प्शन अब अलग अलग हो जाएगा। तो NMR से आप ये पता लगा सकते हो कि चलो हाइड्रोजन हैं पर कितने अलग अलग एटमॉस्फेयर में रखे हुए हाइड्रोजन हैं। यानी एक हाइड्रोजन होगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन होगा जो शायद क्लोरीन के साथ अटैच होगा। दोनों हाइड्रोजन हैं पर दोनों का NMR सिग्नल अलग अलग आएगा, बिकॉज उनका एटमॉस्फेयर अलग है। सिंस उसका एटमॉस्फेयर अलग होगा, उनका एब्जॉर्प्शन करने का पावर या एब्जॉर्प्शन करने का जो रेडिएशन होगा वो बदल जाएगा। ये सारी चीजों को, इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियोस में। इन 2 वीडियोस से मुझे उम्मीद है आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक फंडा समझ में आया होगा कि हम NMR में क्या करने वाले हैं। मैग्नेट को लाएंगे, न्यूक्लियस को फ्लिप कराएंगे, फिर उसको एनर्जी देके उसके अगेंस्ट लाएंगे। जब सिग्नल मिलेगा मैं कहूंगा मेरा NMR हो गया। आई होप समझ में आया। थैंक यू।